वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन लाइव सुबह सुबह नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या टेक्निकल इशू हो रहा है, तो मैं लाइव क्लास को कैंसिल कर रहा हूँ। अब रेगुलर बेसिस पे हम लोग अपलोड करेंगे, ये काफ़ी सही रहेगा और अपना टाइम भी बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो क्लासेस को अपलोड करते हैं। और इसको फुल मॉक टेस्ट है, और ये ना सितंबर 2021 की प्रीवियस ईयर के असली वाली क्वेश्चन है। तो इसमें से 90% क्वेश्चन असली है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी मैंने डाले, बिकॉज 100% ओरिजिनल मिल पाना पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें ना कोशिश करना है कि 55 मार्क्स आ जाए, फिर जाके आपका सिलेक्शन फिक्स है। ठीक है, तो चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में खराबी है, चाहे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए आप कोस्ट गार्ड की पेड बैच को भी ले सकते हो। A to Z स्टडी ऐप पे हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर हम बिल्कुल भी डिटेल से पढ़ा रहे हैं डीबी और जीडी की सेक्शन 1 के लिए। ध्यान से देखना, ठीक है, सेक्शन 1 के लिए। तो इसमें सेक्शन 1 में मैथ आता है, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, सब हम लोग पढ़ा रहे हैं, और बिल्कुल भी बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसकी प्राइस 900 रुपये है। आप इसमें आप ये बाई कर लेते हो तो ना फिर आपको कोई बुक खरीदना पड़ेगा, और ना ही कोई अलग से टेस्ट सीरीज खरीदना है, ना कोई PDF खरीदना है, सब कुछ इसी के अंदर मिल जाएगा। एक बार ये खरीद लो, अगले 5 महीने तक कोई बुक, किताब कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ पेन खरीदना पड़ेगा आपको रिवीजन के लिए। हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं। अगर आपको ना सब्जेक्ट वाइज भी कुछ खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, या फिर आप सिर्फ ऑनलाइन मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हो तो जस्ट 69 रुपीज़ में हमारा मॉक टेस्ट बाई कर सकते हो कोस्ट गार्ड के लिए, जहाँ पे टोटल 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा व्हाट्सअप करो 7279047787 पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में A to Z स्टडी ऐप का लिंक दे दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से कोर्सेज को बाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सिर्फ PDF बाई करने तो PDF भी मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, साइंस के और इंग्लिश वोकैब के बाई करके हमसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हमने इसमें डाले हैं। व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। पहला क्वेश्चन देखो, ये कंप्लीट मॉक टेस्ट है, 60 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन जब है ना, तो हम लोग इसमें जीके भी देखेंगे, साइंस भी देखेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सब देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि किसके बीच लड़ा गया था। तो अगर आपको पता हो तो आप आंसर कर लोगे, नहीं पता है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो ये लड़ा कब गया था, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, कभी कभार पूछ सकता है कि ये कब लड़ा गया था, तो इसका भी आंसर याद रखते हो, 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 के अंदर लड़ा गया था ये चीज़, जिसमें कि मुगलों की विजय हुई थी, मतलब बाबर जीता था यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, कौन सी खाड़ी भारत की सबसे दक्षिण में, साउथ में कौन सी खाड़ी पाई जाती है। तो साउथ में इंडिया श्रीलंका के पास में कौन सी खाड़ी पाई जाती है, अगर आपको पता हो तो मन्नार की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, एक पुल से भी सवाल बनता है, देखो यहाँ पे कहाँ पे मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे है। और एक और क्वेश्चन बनता है, पता है क्या, कि आदम का पुल कहाँ पे है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये चीज़ आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है ना, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था, तो जो था करेक्ट आंसर इसका शहनाई से संबंधित है। अगला कह रहा है, भारत चीन के बीच में कौन सी रेखा है। तो भारत चीन के बीच में कौन सी रेखा भैया, मैकमोहन लाइन है। क्लियर, ओके। आगे सवाल है, विश्व हेल्थ डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्च में एग्जाम है और अगले अप्रैल में आपको ये मनाया जाता है। तो मैं भी ये क्वेश्चन इस बार भी रिपीट कर सकता है। देखो, नमक का घोल जो है वो मिश्रण है किस चीज़ का, तो नमक का घोल क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड कहाँ पे भैया, NaCl, आपको पानी और सोडियम क्लोराइड, तो यही चीज़ है। नमक का घोल जो है ना, वो क्या होता है, पानी और सोडियम क्लोराइड मिक्स रहता है उसके अंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका। अगला कह रहा है, कौन गैर अधातु, नॉन मेटल कह रहा है, ध्यान से देखना, मेटल नहीं, जो कमरे के टेम्परेचर पे क्या होता है, वो मौजूदा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो जो नॉन मेटल होता है ना, वो होता है ब्रोमीन। ठीक है, और जो मेटल होता है, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, वो होता है मरकरी, जिसको हम पारा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, जो कि साइंस के पेड क्लास में भी मैंने पढ़ाया था, बहुत मेटल नॉन मेटल में डिटेल में जाके, तो आई होप कि आपको याद होगा। आगे देखो, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो है ना, बिल्कुल भी जो प्लेन मिरर होता है, तो उसके द्वारा जो है बिल्कुल भी सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगा और सीधा बनेगा वो बिल्कुल भी। आगे देखो, अगला कह रहा है, संपर्क बल का दूसरा नाम क्या है। जब भी संपर्क बल आता है तो समझ लो यहाँ पे कि आप संपर्क में आ रहे हो, तो आप अपने किस चीज से फोर्स करोगे, तो मांसपेशियों से करोगे ना। मस्कुलर फोर्स, मांसपेशीय बल के नाम से भी जानते हैं हम लोग संपर्क बल को।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो आप साथ साथ में टेस्ट लगाते जाओ और लास्ट में खुद पता चलेगा कितना नंबर आपका है, कमेंट करके बताओगे। विद्युत सेल प्राप्त करने के लिए एक उपकरण है। विद्युत सेल क्या प्राप्त करते हो? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं? नहीं। इलेक्ट्रिक चार्जेस को? नहीं। आप लोग क्या करते हो? इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत एनर्जी को प्राप्त करते हैं। विद्युत सेल से यही करते हैं ना। रासायनिक एनर्जी बोले तो क्या डालते हो इसके अंदर? सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो, ठीक है ना। और सल्फ्यूरिक एसिड से क्या मिल जाता है अपने को? इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं विद्युत सेल से, इलेक्ट्रिक सेल से। अब कह रहा है कौन सी जो है विटामिन है आंखों को स्वस्थ रखने का कार्य करती है? तो विटामिन ए, जो कि मैक्सिमम हमने पढ़ा है कि गाजर में मिलता है, ठीक है। तो विटामिन ए से हमारी आई जो है बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड और सेफ रहती है। प्रोटेक्टेड नहीं कह सकते हो, बिल्कुल भी आप हेल्दी कह सकते हो। प्रोटेक्टेड थोड़ी होती है, हेल्दी होती है। तो वो कह रहे हैं वह तापमान जिसपे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाए, वो कौन सा टेम्परेचर है? तो ये तो पिछली साइंस की क्लास में मैंने कराई रखी थी आपको। साइंस क्लास 2 के अंदर ये क्लास करा रखी है, जाके देखो। -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आगे देखो 30 नंबर है। 30 गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की विमा क्या है? तो जी की वैल्यू होती है m-1 l के पावर t-2, याद रहेगा। आगे देखो कह रहा है 20 सेंटीमीटर लंबी तार का प्रतिरोध 5 ओम है। इसे 40 सेंटीमीटर लंबाई तक एक समान रूप से ताना जाता है, तो वर्तमान प्रतिरोध क्या होगा? देखो एक चीज मैं बताता हूँ, आप सोचते हो डीबी के अंदर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल होता है, ऐसा नहीं है। डीबी के अंदर एक न्यूमेरिकल आएगा मैक्सिमम, वो भी बहुत ही बेसिक लेवल का, जिसमें कि पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये जैसा कि आया था, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर लंबा एक तार है जिसमें रेसिस्टेंट कितना है? 5 ओम का है। अगर इसको 40 सेंटीमीटर लंबा तक एक समान रूप से ताना जाएगा तो उसमें रेसिस्टेंट कितना हो जाएगा? एक चीज बताओ, पहले 20 सेंटीमीटर था, अब कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? तो मेरे को एक बात बताओ, जब हम लोग ना यहाँ पे क्या था? 5 ओम था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जब भी इसको हम 2x करेंगे ना, दोगुना करेंगे, तो रेसिस्टेंस अपना 4x हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो 4x मतलब 5 × 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे कह रहा बर्फ पानी में तैरता है, क्यों? क्योंकि उसको मजा आता है तैरने में, ठीक है। उसको तैरना आता है, इसलिए। आपको ये सोच रहे हो ना, हाँ उसको स्विमिंग आता होगा, तैर रहा है भैया, ऐसा नहीं है। बर्फ पानी में तैरता है, इसका रीजन होता है पता है क्या? कि बर्फ का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन, या फिर लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। दिस इज द रीजन होता है, ठीक है। यही रीजन है जिसकी वजह से बर्फ पानी में तैरता है। अब ये मत सोचना कि हाँ उसको मजा आता होगा या फिर उसको तैरना आता होगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 36 का रिलेशन 216 की है। ये 100% पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 81 का रिलेशन किसके साथ होगा? कुछ लोग कह रहे थे सर समझ में नहीं आया था, तो कुछ नहीं करना था भाई। ये देखो 36 क्या था आपका? 6 का स्क्वायर था। 216 क्या था? 6 का क्यूब था। रीजनिंग में मैंने ये एनालॉजी में बिल्कुल भी डिटेल में पढ़ा रखा है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, कि किस तरीके से बनते हैं पेड क्लासेस के अंदर। 36 का क्या है? 6 का स्क्वायर है। 216 क्या है? 6 का क्यूब है। तो वैसे ही 81 क्या है? 9 का स्क्वायर है। तो अगली बार 9 का क्यूब करोगे तो क्या होगा? 729। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मारो गोली। आगे देखो 17 नंबर क्या रहना कि बताओ कि चलो कुछ बताओ। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायाधीश और जजमेंट, ठीक है। पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज एंड जजमेंट में कौन पहले आएगा? अकॉर्डिंग टू ऑर्डर इनको सजाओ, ठीक है। चलो सजाते हैं फिर इनको। तो सजाने के लिए पहले सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या पुलिस आएगी? नहीं। सबसे पहले क्या करोगे? आप ही मान लो, तो सबसे पहले आप कोई क्राइम करोगे, तो आप क्राइम करोगे तो आपके साथ क्या होगा? दंड मिलेगा नहीं, पहले आपको पुलिस पकड़ेगी। तो आपने पहले क्या किया? 3 नंबर किया, ठीक है, क्राइम किया। फिर आपको 1 नंबर ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया। तो क्या पुलिस पकड़ के दंड देगी? तो पुलिस कौन होता है दंड देने वाला? उसके अधिकार में नहीं है, उसका काम है सिर्फ कानून को फॉलो करना, ठीक है। तो वो क्या किया? पुलिस ने आपको पकड़ा, तो पुलिस पकड़ के क्या ले जाएगा? न्यायाधीश के पास ले जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर आएगा। न्यायाधीश क्या करेगा? अपना निर्णय, जजमेंट सुनाएंगे। अब जजमेंट में आपको हो सकता है दंड दे देंगे वो। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 31452। क्लियर? ओके। आगे देखो अगला कह रहे देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है 44Q 9R12S 6Q4P16, ठीक है। तो इसमें आप अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन चेंज करो। P का वैल्यू प्लस है, Q का वैल्यू मल्टीप्लाई, R का वैल्यू डिवाइड, S का वैल्यू माइनस है। इक्वेशन को चेंज करो।
तो क्यू का वैल्यू क्या है भैया, क्यू का वैल्यू मल्टीप्लाई है 9, आर का वैल्यू क्या दे रखा है, आर का वैल्यू डिवाइड है 12, एस का वैल्यू क्या दे रखा है भाई साहब माइनस, ठीक है। क्यू का वैल्यू फिर से दे रखा है मल्टीप्लाई 4, पी का वैल्यू दे रखा है प्लस 16, ठीक है। चलो तो सबसे पहले डिवाइड वाला कांड करेंगे, 44 इंटू 9/12 माइनस 6 इंटू 4 प्लस में 16, ठीक है। ये 3 3 और ये 3 6 12, ये 11 12 में कट जाएगा, तो 11 इंटू 3 कितना होगा 33 और 6 इंटू 4 24 प्लस में 16, तो पहले ऐड करोगे ना ये, तो 16 और 33 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 49 में से अब 24 को माइनस करा लो 25, तो 25 आंसर है क्या कहीं पे, आंसर नजर के सामने जिगर के पास है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। आगे देखो 20 नंबर नहीं 19 नंबर में कह रहा है इनमें से बताओ सबसे डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंट आपको चुनना था। 10 रीजनिंग आते हैं, अगर रीजनिंग में आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर रीजनिंग कहीं से पढ़े ही नहीं हो तो आप पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हम लोग डिटेल में रीजनिंग पढ़ा रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है। रीजनिंग भी बाई कर सकते हो, सबकी प्राइसेस तो मैंने आपको बताई दी थी, ठीक है ना। ये देखो क्या है कि ए बी सी डी है, और ए बी सी डी में क्या करना है, डिफरेंट कौन सा, तो देखो इसमें करेक्ट आंसर क्या आपको मिला अभी तक, बी मिल गया तो सही है, अदरवाइज गलत है। क्यों, देखो बाहरी जो है ना, बाहर में जो फिगर है उसमें जो साइड्स है, तो ये कितने हैं 2 2 4 2 6 साइड है, और अंदर वाले फोटो में 4 साइड है। इसमें देखो बाहर में 4 साइड है और अंदर में 5 साइड है। अब सी में देखो बाहर में 4 साइड है और अंदर वाले में 4 साइड है। डी में देखो बाहर वाले में 6 और अंदर वाले में 4। तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखो सब में बाहर वाले फिगर में ज्यादा साइड है और अंदर वाले में कम भुजा की संख्या है, लेकिन बी में क्या है ना कि बाहर वाले में कम है और अंदर वाले में ज्यादा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, इसलिए सबसे अलग है भैया। 20 नंबर देखो, 20 नंबर में ऐसे कह रहा है खाली 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 डी ए एन, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखो, एक डी ए एन एन, यहाँ पे अंडरस्कोर एन डी ए अंडरस्कोर डी ए एन डी अंडरस्कोर, ठीक है। अब मेरे को देखो दिख रहा है यहाँ पे ना कि डी से पहले देखो यहाँ पे क्या रखा, एन आ रखा है, ये है ना, तो मैं जहां जहां डी है ना उनके पहले ए लगाने की कष्ट करूंगा, तो यहाँ पे डी है तो मैंने इनके पहले एन लगाने का कष्ट किया, ए नहीं एन लगाएंगे, ठीक है। और एन के पहले देखो यहाँ पे भी ए आ रखा है और यहाँ पे भी एन के पहले आ रखा है, तो जहां जहां एन है ना, एक डी यहाँ पे भी था तो यहाँ पे भी एन लगा दो और एन के पहले ए लगाने का कष्ट कर दो, तो ये मिल गया। और एन के बाद देखो डी आ रखा है और एन के पहले ए आ रखा है और डी के बाद ए आ रखा है, तो हमने मिला तो एंड 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 और एंड का रीजन मिल रहा है, तो क्या मिला ए एन डी ए एन ए, ठीक है, एंड ए एन ए, तो ऑप्शन नंबर सी में ये चीज मिल रहा है अपने को, तो 20 का सी नंबर बिल्कुल भी सही है। 21 नंबर देखो, ये कह रहा है बताओ ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद सम संख्या तथा पहले विषम है, ऐसे कितने जीरो हैं इस इक्वेशन के अंदर जिसके जस्ट बाद एक इवन नंबर है और उसके जस्ट पहले ऑड नंबर है, ये चीज आपको बताने हैं, क्लियर है। देखो यहाँ पे देखो इसके बाद एक इवन नंबर और इसके पहले ऑड नंबर है, तो एक तो यहाँ पे मिल गया, और इसके बाद देखो ऑड नंबर है, ये नहीं होगा, E0 के बाद ऑड नंबर है, ये भी नहीं होगा, E0 के बाद तो इवन नंबर है लेकिन इसके पहले भी क्या है इवन नंबर है, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो 704 में इसके बाद एक इवन नंबर है और पहले ऑड नंबर है, ठीक है। और एक यहाँ पे भी देखो 0 5 एंड 4 के अंदर यहाँ भी दिख रहा होगा आपको, ये लेकिन बाद में ऑड नंबर है और पहले इवन नंबर है, तो इसको भी नहीं काउंट करेंगे। तो अभी तक तो 2 मिले, एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे मिला और एक कहाँ पे अभी ये जो है ना इसके बाद ऑड नंबर है, ये नहीं लेना, ये जो है बिल्कुल भी सही है। 704 में देखो बाद में एक इवन और पहले एक ऑड है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो ऐसे कितने हैं 3 हैं, लास्ट में तो दोनों और जीरो के इवन इवन नंबर है, सम संख्या है, तो फिर गलत है, तो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। आगे देखो कह रहा है एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है किंतु इस मनुष्य का पिता मेरे पिता का पुत्र है। अब देखो एक बात बता रहा हूं, जब आपका कोई भाई बहन नहीं है तो किसी इंसान का पिता कह रहे ना कि इस इंसान का पिता मेरा पिता है, ठीक है, या फिर मेरे पिता का पुत्र है। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, जिसको समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कह रहे ना कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है लेकिन इस मनुष्य का पिता जो है ना मेरे पिता का पुत्र, मतलब मेरे पिता का पुत्र, तो फिर मैं इकलौता मैं खुद हो जाऊंगा ना, तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, तो अपने स्वयं के बारे में बता रहा है। तो वह व्यक्ति किसका फोटोग्राफ देख रहा है, वो अपना फोटोग्राफ देख रहा है, क्लियर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके बैठा है
वह उत्तर की ओर मुंह कर कर मुड़ता है, 5 किलोमीटर तक चलता है, ठीक है। तो नॉर्थ में जा रहा है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से कह रहा है कि 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है भैया, इधर से मुड़ता है, ठीक है। और 12 किलोमीटर चलता है। तो 270 डिग्री क्या होता है, ये चीज़ बताओ मेरे को। 270 डिग्री कितना को कहते हैं? तो 270 डिग्री मुड़ने के लिए ना हमको एक चीज़ ध्यान देना होता है कि मुड़ने के लिए 3 बार कितना होता है, 90 डिग्री मुड़ना होगा, तभी तो 90 90 90 मिलके 270 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 90 90 90 मिलके 270 डिग्री हो जाएगा। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, ये मान लो ऊपर में हम देख रहे हैं, 3 बार मुड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो पहली बार यहाँ जाओगे, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ, मतलब अब हमको इधर जाना पड़ेगा, ठीक है, यही ना कह रहा आपसे। तो चलो इसको फिर से बनाते हैं। ऊपर गया 5 किलोमीटर और इस बार इधर जाएगा, फिर बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज का है, लेकिन तो 90 डिग्री 3 बार घूमने के बाद तो यही डायरेक्शन अपने को मिलेगा। तो इधर जाएंगे कितना हम लोग, 12 किलोमीटर, ठीक है। ए से गया था बी तक चला गया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ हमने को देखा कि हमने समथिंग गलत कर रखा है, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ को सुधारते हैं हम लोग। वो गलत क्या किया, देखो हमने गलती यहाँ पे लाइन खींच दिया, ये वाला जो लाइन था ये गलत खींचा था। क्यों, मैं बता रहा हूँ फिर से रिपीट करके। देखो ऊपर चल रहे थे हम लोग, तो नीचे आने का कोई सीन ही नहीं था। 3 बार 90 घूमना था, तो पहला 90, दूसरा 90 और तीसरा 90 तो इधर हुआ ना आपका। ये इंसान अगेन इधर जाने वाला है 12 किलोमीटर। तो ये बी पे चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कैसे निकालोगे, √12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर कर दो, तो 144 प्लस में 25 इज इक्वल टू 139, अंडर से बाहर निकलेगा 13। तो तेरा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ठीक है। तो बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल भी इसका सही आंसर है, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो। करेक्ट आंसर बी है इसका। 24 नंबर देखो क्या कह रहा है, क्यूब के 3 स्थान दिखाए गए हैं, ठीक है। मतलब एक डाइस या डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे 3 है, तो डॉलर के चेहरे का विपरीत बताओ, डॉलर या फिर पाउंड है, तो डॉलर कहाँ पे, यहाँ पे, क्लियर। तो इसका उल्टा बताओ, इसमें क्या है, परसेंटेज है और ये इज नॉट है, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ पे, एक डॉलर यहाँ पे भी है और एक डॉलर यहाँ पे भी। तो पहली बात तो ये ना, इन दोनों में जब डॉलर डॉलर है तो ये तो कभी इसका उल्टा नहीं होगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। प्लस भी कभी इसका उल्टा नहीं होगा, तो प्लस तो कभी होगा नहीं। अब रहा बात ना, ये परसेंटेज भी कभी इसका अपोजिट नहीं होता है। इसके एडजेसेंट सरफेस जो होते हैं ना, मतलब जो सटे हुए सरफेस, वो उसके कभी अपोजिट नहीं हो सकते। तो ये वाला फोटो जो है देखो, ये अब करेक्ट आंसर बचा आपका, ठीक है। चलो फिर ये इसका आपका क्या था, एंड का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 25 नंबर देखो, 4 वाले चेहरे के विपरीत बताओ क्या हो जाएगा। तो 4 कहाँ कहाँ पे, देखो यहाँ पे है और 4 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो 4 का उल्टा कभी 5 तो होगा नहीं, ठीक है। 2 तो कभी होगा नहीं क्योंकि सटा हुआ है इससे। अब 1 होगा कि नहीं, ये सवाल बन सकता है। और 4 तो खुद अपना उल्टा कभी होगा नहीं, तो बचा क्या, 1 बच गया। तो करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा। हमको ऐसे ही मिल जा रहा ना, अभी ना कुछ दिमाग लगाए मिल गया आंसर, ठीक है। आगे देखो 26 कह रहा है कि यदि 90 पुरुष एक निश्चित काम को प्रतिदिन 12 घंटे करते हैं और 16 दिनों में कर सकते हैं, तो उस कार्य का वह भाग जो 24 दिनों में 70 पुरुषों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किया जा सकता है। तो बताओ, देखो M1 इंटू D1 इंटू क्या हो जाएगा T1, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोटल वर्क 1, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो M2 इंटू D2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई वर्क 2। तो मान लो पहले फेज में क्या था, मैन कितने थे, 90 आदमी थे, प्रतिदिन कितने घंटे करते थे, तो 16 दिनों में करते थे, तो घंटे कितने, 12 घंटों में कर सकते थे। तो मान लो वो एक काम को कंप्लीट कर रहे, ठीक है। अब वहीं पे सेकंड में अगर 70 पुरुष है, ठीक है, 8 घंटे डेली काम करते हैं, 24 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो टोटल नंबर ऑफ काम कितना हो जाएगा पूछ रहा है, कितना किया जा सकता है। तो x मान लो, ठीक है। अब यहाँ से ना 12 से डिवाइड कर दो, 12 दूनी 24 कट जाएगा, ये 8 दूनी 16 कट जाएगा, यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7/9। तो वो टोटल 7/9 टास्क को कंप्लीट करेंगे। यही जो क्वेश्चन था आपसे पूछ रहा था और कुछ नहीं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा बिकॉज फुल मॉक टेस्ट है, तो आप समझ सकते हो कि 60 क्वेश्चंस करानी है एक वीडियो के अंदर। 27 नंबर क्वेश्चन के देख रहे हैं क्या, एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौनों पर 15% का छूट प्रदान करते हैं। वह उन ग्राहकों को कम कीमत पर 4% के अतिरिक्त छूट प्राप्त करता है जो नगद भुगतान करते हैं। तो 200 रुपए के खिलौने के मामले में ग्राहक को क्या भुगतान करना पड़ेगा। एक चीज देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको,
सबसे पहले ना ये क्या कह रहा है कि कोई दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौनों पे 15% की छूट देता है। वह उन ग्राहकों को कम कीमत पर 4% की अतिरिक्त छूट देता है जो नगद भुगतान करते हैं। तो अगर आप कैश देते हो तो आपको 4% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो 200 रुपए के खिलौने के मामले में ग्राहक को कितना का भुगतान मिला? तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है। देखो 200 रुपये अगर आप कैश दे रहे हो तो पहली बात तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 100 में से 15 घटा लोगे तो 85%। और अब जब कैश दे रहे हो तो एक और 4% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 4 घटा लोगे 100 में से तो 96/100। अब इनको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 कट गया। 5 के टेबल से कटाओगे या फिर 4 के टेबल से कटा लो। 4 दूनी 8, 4 छके 16, 24 बार में कट जाएगा। ये 25 बार में 4 से कट जाएगा। फिर 5 से कटाओगे तो 5 बार में ये कटेगा और ये 17 बार में कटेगा। तो क्या हो जाएगा 2 × 17 × 24 डिवाइडेड बाई 5। ये कितना होगा 24 दूनी 48, 48 × 17 को मल्टीप्लाई करोगे 816/5 आ जाएगा। ठीक है, इनको डिवाइड कर दो 163.2। आंसर इसका बिल्कुल भी सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जो जिस तरीके से कहा है बस उसी चीज को फॉलो करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। 28 नंबर देखो क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 है और इसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है। तो सबसे लंबी भुजा की वैल्यू बताओ। तो रेशियो वाले क्लास में भी जो हम लोग पेड क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आप वहां से देख कर आ रहे हो तो ये चीज तो फटाक से बना लोगे। 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 है। तो इसको एग्जैक्ट रेशियो में कैसे बदलेंगे? तो एक के साथ किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 3 और 4 को। तो 4 3 1 को मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा। अब इस वाले एक के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? 2 और 4 को। तो 4 2 या 8 हो जाएगा। अब थर्ड वाले 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे? बाकी के 2 लोगों को। तो ये 6 हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों 2 के टेबल से कटेंगे। 2 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा। तो ये जो हो गया ट्रायंगल के क्या है भैया? साइड्स हैं। तो मान लो 6x 4x एंड 3x को ऐड करोगे तो इनकी वैल्यू हो रही है 104। परिमाप यही होता है ना, तीनों साइड्स को जोड़ दो। तो 13x बराबर 104, तो x बराबर 8 आ गया। ठीक है, तो कह रहे हैं सबसे बड़ी भुजा कौन है? 6x थी। तो 6x का वैल्यू क्या होगा? 6 × 8 बराबर 48। क्योंकि 6 रेशियो में 6 सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी भुजा वही हो जाएगी ना ये। 29 नंबर देखो क्या कह रहे हैं। साइन a प्लस में साइन स्क्वायर a बराबर 1 है। तो कॉस स्क्वायर a प्लस में कॉस का पावर 4 का वैल्यू बताओ। ये तो पूछा गया था एग्जाम में, लोग छोड़ रहे थे इसको। आप तुक्का भी मार देते ना कि a किसका आंसर होगा तो सही हो जाता है। कैसे? मैं बताता हूँ, देखो कैसे। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइन a बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। साइन स्क्वायर a को राइट साइड में भेजो। तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर a होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ट्राइगोनोमेट्री के फॉर्मूला आपकी जुबान पर होना चाहिए। अब साइन a किसके बराबर है? कॉस a स्क्वायर के। तो इस कॉस a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे? साइन a लिखोगे आप। ठीक है, अब ये कॉस के पावर 4 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो ये कुछ भी पावर नहीं है। जब इसका 4 करोगे तो इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a। इसका वैल्यू ऑलरेडी 1 था तो इसका भी वैल्यू 1 ही हो जाएगा। करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर डी हो गया। ये ट्राइगोनोमेट्री का बिल्कुल भी बेसिक कंसेप्ट था। बहुत 90% लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, क्योंकि आपका ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि 1050, ठीक है, 1250, 1650, ठीक है, इनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो होता है 43, 31 एंड 7 बचे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करोगे? पहले माइनस कर दो। माइनस कर दो इन सबको, जो वैल्यू बचेगा उनको लिख लो आप। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपको? 1219 हो जाएगा। ये 4 3 6 एंड 1 हो जाएगा। 1643 और इतना 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 इनका बच गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अब इनका SCF निकाल दो, आंसर हो जाएगा। SCF निकाल दो 107219643 का। ठीक है, 1643 का इसका SCF हो जाता है 53। अगर आपने ये चीज कर रखा है और आपका 53 आया है तो बिल्कुल भी सही है। अगर कुछ और कर रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो। 31 नंबर क्वेश्चन देखो कि एक विद्यालय में 850 छात्र हैं। इनमें से 44% जो है वो क्या है? मुस्लिम है। 44% मुस्लिम है। हिंदू कितने हैं? 10% है। ठीक है, और उसमें सिख कितने हैं भैया? नहीं, मैंने हिंदू 28% करना था। ठीक है,
और सिख कितने करने थे 10%, और बाकी जो अन्य हैं जो वो बताओ कितने हैं। तो पहले तो ये बताओ हिंदू मुस्लिम और सिख मिलके कितने बन जाते हैं, तो ये टोटल 82% बन जाते हैं। जो अदर रिलीजन है वो कितना है, 100% में से 82 घटा लो तो 18% आ जाएगा। तो ये टोटल 850 का 18% जो है वो अदर रिलीजन के बच्चे हैं। तो इनको हम डिवाइड मार लेंगे तो मिल जाएगा अपना आंसर। ये 5 2 सा इतना, ये 17 बार में, ये 2 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो 153 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जो अदर रिलीजन के बच्चे हैं वो 153 हैं। आई होप कि चीज क्लियर होगा आपका। 32 नंबर क्वेश्चन देखो, रिचा ने कोई वस्तु को किसी मूल्य पर सूची मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस, एमपी पर 4/5 में खरीदा। ठीक है, मार्क प्राइस के 4/5 पर खरीदा तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया, तो रिचा का प्रॉफिट कितना है। तो मार्क प्राइस कितना नहीं पता अपने को, तो मान लेते हैं मार्क प्राइस 100 रुपीज है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो मार्क प्राइस का 4/5 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये कितना हो गया 80 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका, कह रहे हैं जो मार्क प्राइस है ना उससे 20% ज्यादा, तो मार्क प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो टोटल कितना का प्रॉफिट हुआ, खरीदी रिचा 80 रुपए में और सेलिंग कर दी 120 रुपए में, तो 40 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। 80 का 40 कितना है, तो 50% हो जाएगा। क्लियर, तो ये प्रॉफिट लॉस का एकदम बेसिक सा कंसेप्ट था, सब चीज करा रखा गया है। ठीक है, आगे देखो 137 मीटर तथा 163 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समानांतर रेल पटरियों पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। तो एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा, तो एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुड़ जाता है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो पहली बात तो मेरे को टाइम पूछ रहे, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, यही होता है ना। तो डिस्टेंस टोटल कितना दे रखा भाई, तो 137 और 163 दे रखा। स्पीड यहाँ पे 2 रखा है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जोड़ दो इनको भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो जुड़ जाते हैं, और दूसरे से अपोजिट जाते हैं तो माइनस कर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं बताता हूँ यहाँ पे 42 एंड 48, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे, ये देखो डिस्टेंस है मीटर पर सेकेंड में, मीटर में, और स्पीड है आपका 48 किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर लो, तो ऊपर वाला हो जाएगा 300 और नीचे वाला कितना 90 इंटू 5/18, तो 18 पचे 90, ये कितना हो जाएगा 300 बटा में 25। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 12, कितना है 12 सेकेंड हो जाएगा ये, क्योंकि हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया था यहाँ से इसको, तो टाइम सेकेंड में निकलेगा। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे 25 से 300 को, तो 12 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार ट्राई मार के देखो आता है कि नहीं इतना, अगर आपका नहीं आ रहा है तो फिर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। क्लियर है, आगे देखो कह रहा 34 नंबर में कि 20% तथा 5% के दो लगातार डिस्काउंट देने पे क्या होता है, तो क्लियर है भैया, R1 प्लस में R2 माइनस R1 इंटू R2/100 ये फॉर्मूला बताया था। तो 20 प्लस में 5 माइनस 20 इंटू 5/100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा पूरा 20 पचे 100, ये 5 कट के 1 बन गया, तो मतलब 25 माइनस 1 बराबर 24%। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इजी में 24 आ गया। आगे देखो, एक पति पत्नी और जिसकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, ठीक है, उनकी शादी के समय की औसत आयु 25 साल है। ठीक है, तो शादी के समय जो है ना पति पत्नी की एवरेज जो थी 25 थी। आज परिवार जिसमें पति पत्नी और बीच की अवधि में बच्चा पैदा हो गया है गुबा, ठीक है, पैदा होने वाला एक बच्चा सम्मिलित है। अब 3 लोग हो गए जिनकी एवरेज है 20। देखो जब शादी हुई थी ना तो बच्चा नहीं हुआ था, तो 2 लोग थे जिनका एवरेज क्या था 25, तो एग्जैक्ट सम क्या हो जाएगा उनकी एज का, तो 2 से 2 लोग थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 50 ईयर्स। अब कितने लोग हैं, तो 3 लोग हैं, तो उनका एवरेज है कितना 60, पति पत्नी और बच्चा। ठीक है, तो ये 60 ईयर्स। अब मेरे को बताओ बच्चा कितना साल का है, तो कहोगे सर 60 में से 50 घटा दो, तो गलत आंसर आएगा ना। क्यों, क्योंकि देखो 4 साल बाद हुआ क्या, 4 इयर्स लेटर। पहली बात तो 4 साल बाद ना 50 साल, तो 4 साल पहले था इनका, तो 4 साल तो वाइफ का एज बढ़ा दो और 4 साल उसके हस्बैंड का एज बढ़ा दो, तो 58 ईयर तो यही हस्बैंड वाइफ का एज मिल जाएगा। तो बाकी अब 60 ईयर तीनों का मिला के, तो 60 में से 58 घटा लोगे तो 2 मिलेगा ना, 2 साल का बच्चा है। 4 एक, अब खुद से इमेजिन करो ना, 10 साल ला रहे हो, शादी हुए 4 साल हुआ, बच्चा 10 साल का कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा 2 साल का हुआ यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
36 नंबर देखो, कह रहा है किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का एवरेज टेम्परेचर जो है 37 डिग्री है 4 दिन का, और फिर अगले 4 डेज का एवरेज 41 है, और पूरे वीक का जो एवरेज है वो 39 है। तो वो 4th डेज का कितना हो जाएगा? तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ लो, फिर जो पूरे वीक का है उसमें से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 37 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 148, और इन दोनों को करोगे 41, तो 4 × 16, ये हो गया। इनको ऐड कर दो तो वैल्यू मिल जाएगा कितना आपको? 312, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये मिल जाएगा 273। तो 312 में से 273 को माइनस करा लो, मिल जाएगा 39। तो करेक्ट आंसर 39 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बीच का एक चौथा सप्ताह बच रहा है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 37 देखो क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को रुपए 700 में, अच्छा 700 रुपये में बेचने पर 700 में बेचने पर 30% की हानि होती है, ठीक है। तो 30% के प्रॉफिट के साथ उसको कितने में बेचे? सुनो, कॉस्ट प्राइस जो हमारी थी उस पर 30% का हानि, मतलब कॉस्ट प्राइस का 70% का वैल्यू है 700, ये डिवाइड मारोगे तो 10, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1000 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस पे अब ना 1000 जब थी, तो अब सेलिंग प्राइस बताओ, 30% का अगर प्रॉफिट कर दें इस पे तो कितना हो जाएगा? 1300 रुपये हो जाएगा, नहीं करना है, ठीक है। तो कहाँ है 1300? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, क्लियर है। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्याओं का रेशियो 1:2 है। मान लो R1 बराबर 1 है, R2 बराबर 2 है, तो इनके एरिया का रेशियो बताओ। तो क्या होता है? एरिया क्या होता है? πr², ठीक है। πr² 1 रेशियो πr² 2 रेशियो, तो पाई कट जाएगा, तो R1 का स्क्वायर कर दो, रेशियो R2 का स्क्वायर कर दो, तो 1:4 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, बस कुछ नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं इसमें क्या करना है मास्टर, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला को रख दो और आंसर खुला दो। 39 नंबर क्वेश्चन देखो कि एक समत्रिबाहु क्या होता है भाई? एक समद्विबाहु लिखना होगा यहाँ पे, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये जो होगा समत्रिबाहु का मतलब तीनों भुजा, इसका मतलब, ठीक है। इसकी इंग्लिश को मैंने चेंज कर दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आ गया। समबाहु जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे समत्रिबाहु लिख दिया है, तो मतलब तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, क्लियर है। तो इसका क्या रहना कि ट्रायंगल का बताओ, अगर ईच, क्यों मेरे को समझ में आया क्वेश्चन से ना, देख रहा है ईच साइड ऑफ, यहाँ पे ना आइसोसेल्स लिखा था तो गलत था, यहाँ पे इक्विलैटरल होना चाहिए, क्योंकि उसी की तो तीनों भुजा 6 तीनों साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो 6 हो जाएगा। तो अब इसका पूछ रहा है एरिया बताओ, √3/4 इंटू A², तो √3/4 इंटू 36, तो 9√36 जो होगा, सॉरी 9√3 जो होगा, बिल्कुल भी इसका सही आंसर होगा। जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था प्रीवियस ईयर का, उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे हमारा टाइपिंग में मिस्टेक होगा, समत्रिबाहु यहाँ पे लिख दिया गया और कुछ नहीं, क्लियर है। आगे देखो 40 नंबर एक क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 40 कह रहा है कि ए तथा बी की आय का रेशियो 2:3 है, उनके व्यय का रेशियो 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 है तो ए की आय बताओ। देखो रेशियो प्रोपोर्शन में इसका शॉर्टकट बताया गया है कि 2:3 है, 1:2 है। अब सुनो, दोनों का जब सेम है ना, क्या करेंगे? 24,000। अब इंटू क्या करोगे? सिंपल सा वैल्यू है। तो पूछ रहा है इसकी आय का निकालो ना, तो आय क्या, मान लो उसकी आय क्या है? 2x है ए की, और बी की कितनी है? 3x है। तो इस x का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? x बराबर ऐसे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3। अब इन दोनों के बीच का वैल्यू क्या है? -1 होगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो x का वैल्यू आ गया आपका 24,000। तो a की कितनी हो जाएगी? तो 2 × 24,000, ठीक है। ये 48 के आंसर हो जाएगा, 48,000, ठीक है। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन में इसका शॉर्टकट बताया गया था, अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप बेसिक से बना सकते हो, 2x बटा में 3x ऐसे करके, ठीक है। और प्लस 24,000 प्लस 24,000 इज इक्वल टू 1/2, ये फिर लंबा प्रोसेस जाएगा। 41 नंबर देखो, P तथा Q एक नल को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं तथा उसी नल को C 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो तीनों नलों को एक साथ सुबह 7 बजे चालू कर दे तो 1/4 टंकी कितने समय तक भर जाएगी? पहले वो तीनों मिलकर कितने घंटे में टंकी को भर सकते हैं, ये चीज बताओ। तो ये A भरने वाला है, B भी भरेगा, लेकिन C खाली करता है, तो इसको निकालो। LCM 60 हो जाएगा, 6, 5 and 6, ठीक है। सॉरी ये 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 11 - 10 बराबर 1/60, मतलब वो 100% पूरा फिल करेंगे 60 आवर्स में। तो इसका क्या रहना कि 1/4, तो 1/4 क्या करोगे? 60 बटा में
61/4 कर दो, तो 15 घंटे में इसका 1/4 भरेगा, तो सुबह 7 AM प्लस में 15 आवर्स। ठीक है, तो 7 बजे से लेके 15 घंटे तक जोड़ लोगे तो शाम के 10 बजे बच जाते हैं, तो 10 PM हो जाएंगे। आप खुद से जोड़ लो, सुबह 7 बजे से अगले 15 घंटे ऐड कर लो, तो आपका यही मिलेगा। ठीक है, चलो आगे देखो। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सामान्य चतुर्भुज ABCD, ठीक है, मान लो ये चीज है ABCD, क्लियर है। कह रहा है AB को E तक इस तरीके से बढ़ाया जाए ना, E तक, AB को E तक बढ़ाओ कि AB जो है ना, यहाँ पे कह रहा है ये BE जो वैल्यू है वो AB के बराबर हो जाए, तब D और E, D भुजा जो है DE कहाँ पे है, अच्छा ये जो D एक लाइन खींचना है जो कि BC को Q पर काटेगी, तो DE एक खींचो लाइन ऐसे जो इसको Q पर काट रही है BC को, तो बताओ BC भुजा को किस अनुपात में बांटेगी। देखो अगर जो लाइन, अगर यहाँ पे एक चीज समझो, जो सीधी बढ़ाई जा रही है और ऊपर वाली लाइन के बराबर है, तो फिर जो बेस को जो काटती है ना, ये दोनों को इक्वल साइड में काटती है, इतना समझ लो। तो BC जब AB बराबर BE हो गया तो क्या हो जाएगा, BQ बराबर QC हो जाएगा, मतलब 1:1 में इसको काटेगी। ये चीज आप थ्योरम में कंसेप्ट को समझ लेना, यहाँ से जो आप जब ज्योमेट्री पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे, ठीक है, ये सभी चीजों को। 43 कह रहा है कि O बिंदु ABC का अंतः केंद्र है, ABC का एक अंतः केंद्र क्या है O, तो A बराबर अगर 30 डिग्री है तो BOC का वैल्यू बता दो, तो BOC बराबर क्या होगा, एंगल BOC बराबर 90 डिग्री प्लस में A/2 कर लो, तो 90 प्लस में 30/2, A का वैल्यू 30 डिग्री है ना, ये कितना हो जाएगा 15, मतलब 105 डिग्री। सिंपल सा लॉजिक था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, क्लियर है। आगे देख लो, कह रहा है देखो A माइनस A² प्लस में B+2 का स्क्वायर प्लस में C प्लस A का स्क्वायर बराबर 0 है। सबका वैल्यू जब 0 हो जा रहा है तो ये तो हम लिख सकते हैं ना, A माइनस A का स्क्वायर 0, A बराबर क्या हो जाएगा 1, तो B+2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो B बराबर -2, ये लिखो। और यहाँ पे ये लिख सकते हैं C+1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो C बराबर -1। अब कह रहा है इस इक्वेशन में देखो, कह रहा है 2A माइनस 3B प्लस 7C में लिखो, तो A का वैल्यू क्या है 1 है, फिर B का वैल्यू क्या है भैया -2 है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 7 क्या है इंटू C का वैल्यू -1 है, तो 2 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, -7, तो 8 - 7 बराबर 1 आ गया। तो ये था आपका अलजेब्रा और कुछ नहीं, ठीक है। चलो ये 45 नंबर क्वेश्चन देखो, एक शोरूम पर एक लेख की सूची की कीमत जो है ना 2000 रुपए है, ठीक है, तो उसकी 2000 प्राइस है, पहले उस पर 20% और 10% के 2 डिस्काउंट दे दो, तो 20% का डिस्काउंट दोगे तो 80% वैल्यू हो जाएगा, फिर इसका 10% दोगे तो 90% वैल्यू हो जाएगा। तो 1 2 3, तो 1 2 एंड 3 0 कट गया, फिर इसका 1 0 कटा लो, तो 2 × 80 × 9 को तो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 4 4 0, 16 9 44, 144 होता है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब रीजनिंग के क्वेश्चन कह रहे हैं, सॉरी रीजनिंग नहीं, अब इंग्लिश, अब काफी देर तक कंटिन्यू बोलते रह गया, घरा में खलास हो रहा है। आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब क्या होता है, इटर्निटी का मतलब होता है अनंत तक या फिर लंबे समय तक, लंबे समय तक, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, इफेमरल, मतलब होता है क्षणिक, मतलब कम समय वाला, कम समय तक, ठीक है। ये चीज याद रखोगे, ये एग्जाम में पूछा गया था, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर सही भी था, कुछ लोगों का गलत भी था, कुछ लोग तुक्का भी मारे थे। आगे देखो प्रॉक्सिमल, तो हम लोग मैथ में कहते हैं ना कि प्रॉक्सिमल वैल्यू निकालो, मतलब लगभग में वैल्यू निकालो, लगभग मतलब नजदीक वाला, निकट का उसका वैल्यू बताओ। डेसिमल में होता है ना, जैसे 4.9 कह दिए तो उसका वैल्यू 5 हो गया, तो वही कह रहा है। तो नजदीक का, तो एडजेसेंट का मतलब भी होता है सटा हुआ, ठीक है। तो इससे भी पता चल रहा है कि नजदीक आ रहा है, नजदीक अच्छा ये क्या लिख रहा हूं मैं, नजदीक, नजदीक लिखना था ना यहाँ पे, नजदीक का वैल्यू निकालो, तो सिनोनिम यही हो जाएगा एडजेसेंट, ठीक है। तो एडजेसेंट पूछेगा तो जब डाइस पढ़ोगे ना तो उसमें एडजेसेंट वर्ड बार बार रिपीट करते हैं, तो ये चीज आप समझोगे। 48 कह रहा है आई हैव साइन ओवर द चेक, यू कैन कलेक्ट इट टुमारो, ठीक है। इसमें एरर कहाँ पे, ये चीज बताओ। अगर आप वीडियो को रोक के आप आंसर खोज रहे हो तो इस बहुत बढ़िया बात है,
देखो आई हैव के साथ क्या लगता है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो हैव प्लस में क्या होगा, साइंड हो जाएगा, ठीक है। तो साइन नहीं होगा, ए में एरर था। 49 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है बताओ इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस है, द स्वेटर इवेंचुअली कॉर्डेड द पिलर, ये क्या है, सॉरी स्वेटर नहीं है, सी वाटर है, इवेंचुअली कॉर्डर, ये कह रहे ना कोरोडेड द पिलर ऑफ द ब्रिज, ठीक है, तो सी वाटर है। अब ये क्या है ना, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है डायरेक्टली, तो ये पास्ट इंडिफिनिट का आ गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका द पिलर्स, तो ये आप अगर पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो द पिलर्स को जब आप सब्जेक्ट बनाओगे, द पिलर्स ऑफ द ब्रिज, अब ये जब पास्ट में है तो यहाँ पे या तो वाज निकलेगा या फिर वर निकलेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट द पिलर्स है तो यहाँ पे वाज नहीं वर निकलेगा, वर इवेंचुअली कोऑर्डेड बाय द सी वाटर, ठीक है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा इसका। ये कह रहा है करेक्ट आंसर बताओ, सॉरी करेक्ट स्पेलिंग बताओ इसका कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे पूछ रहा है इसमें से कौन है, तो एथिस्ट, नीलसम, इसमें से क्या सही है ये चीज पूछ रहे हैं। तो आंख बंद करके देखो, एक चीज आप बता सकते हो, प्रोफेसी का स्पेलिंग क्या, प्रोफेसी का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो ये चीज आप कह सकते हो, प्रोफेसी यहाँ पे हाँ बिल्कुल भी गलत है, और निहिलसम, प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है, तो प्रोफेसी भी यहाँ पे गलत है। प्रोफेसी के अंदर एस के बाद ई नहीं आता, ये चीज आप क्लियर याद रखोगे, यहाँ पे एस के बाद ई नहीं होगा, डायरेक्टली वाई होगा, और निहिलसम, ठीक है, निहिलसम भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निहिलसम ही होगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है शून्यवाद। प्रोफेसी का मतलब मैंने क्या बोला, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, और जिसका करेक्ट स्पेलिंग होता है PROPHESY, ठीक है। निल्सम बिल्कुल भी सही आंसर है, जिसका मतलब होता है शून्यवाद। एथिस्ट होता है ना, एस्थेट क्या होता है भैया, एथिस्ट हो जाता है, तो इसका भी गलत है स्पेलिंग है, ठीक है। और ये कह रहा है ना कि एव्यूल्सन होता है, ठीक है, एव्यूल्सन, ये जो चीज़ है इसका सही हुआ, अलगवाद होता है इसका, अलगाववाद, अलगाववाद या फिर अलगावाद, या फिर जो भी पढ़ते हो उसको पढ़ लो, ठीक है। ये जो करेक्ट आंसर निल्सम था, जिसका मतलब होता है शून्यवाद। 51 में कह रहा है कि इसमें गलत आंसर बताओ, तो गलत कौन सा है, न्यूटर का, न्यूटर थोड़ी होता है, न्यूटर होता है, NEUTER होता है, न्यूटर, क्लियर है। आगे देखो, कह रहे हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, अब हर जो बादलों में होता है एक सिल्वर लाइन होता है, ये चीज पूछ रहा है। इसका मतलब होता है ना कि हर खराब सिचुएशन में भी ना एक अच्छा सा उम्मीद होता है, तो एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड एस्पेक्ट्स टू इट, ठीक है, ये जो है करेक्ट आंसर इसका होगा, एक इडियम फ्रेज है ये। आई करेक्ट टू आई डोंट वांट एन अवार्ड फॉर हेल्प टू यू, ठीक है। पहली बात तो आप पढ़ोगे प्रीपोजिशन में कि प्रीपोजिशन में क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद ना वर्ब का V4 लगता है, वर्ब का चौथा फॉर्म, सिर्फ टू के साथ V1 लगता है इनफाइनाइट बनाने के लिए, बाकी सारे प्रीपोजिशन के बाद वर्ब के चौथे फॉर्म को यूज करते हैं, तो फॉर हेल्प नहीं होगा, फॉर हेल्पिंग हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर दो दो में आपको दे रखा है, फॉर हेल्प का जो है ना दो दो में दे रखा है, फॉर हेल्पिंग यू या फिर फॉर हेल्पिंग टू यू, ठीक है। अब दोनों में से ये सवाल बनता है, फॉर हेल्पिंग यू करेगी, फॉर हेल्पिंग टू यू कर ले, तो फॉर हेल्पिंग टू यू ही सही है, करेक्ट आंसर का फॉर हेल्पिंग यू ही हो जाएगा, ना कि टू यू होगा, क्लियर है। कहाँ है इसका आंसर, मैं दिख रहा हूँ, फॉर हेल्पिंग यू, क्लियर है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बोला प्रीपोजिशन के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, और उसके बाद आई वांट हेल्प, आई विल हेल्प यू कहते हैं, ना कि हेल्प टू यू कहते हैं, ये गलत करना है, फॉर हेल्पिंग यू जो है बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा, सही है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मदर सेड लाई डाउन अर्जुन, ठीक है, मदर कहती है ना कि लाई डाउन अर्जुन, सोने के लिए, तो जब भी ये इम्परेटिव सेंटेंस को हम यूज करते हैं तो टू बी करके बनाते हैं, ठीक है। तो टू बी किसमें, पहली बात तो ये चेंज करो, तो टू है यहाँ पे, टू बी यहाँ पे, मदर सेड अर्जुन टू बी लाइट डाउन, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे देखो, आई शैल टेल हिम व्हेन ही डैश बैक, अब ये जो है ना आपने टेंस में पढ़ा होगा, कहीं से पढ़ा होगा या फिर हमसे पढ़ा होगा, पेड कोर्स के अंदर पढ़ा क्या होगा, पेड में तो हमने पढ़ाया ही है, यूट्यूब पे भी पढ़ाया है कंडीशनल सेंटेंसेज में, कि देखो जब भी इफ्स के साथ एस सुनते, एस के साथ व्हेन के साथ बहुत सारे ऐसे वर्ड थे, इनके साथ दो ये जो है ना प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, तो दूसरा फ्यूचर इंडिफिनिट होता है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा व्हेन ही कम्स बैक, तो कम्स होगा ना, ही के लिए B5 होगा, क्लियर है। तो ये तो टेंस का एक रूल था। ये क्या कह रहा है, ही टोल्ड हिज स्टोरी विथ अ डैश हर्ट, ठीक है, तो उसने कहा, तो अब जब की स्टोरी बताओगे तो आप किस हर्ट के साथ, दुखद
कहते हैं ना दुखद, दुख भरा दिल के साथ या फिर दुख के साथ, तो सोर हर्ट का मतलब होता है ना दर्द से भरे दिल के साथ, दुख के साथ अपना स्टोरी बताते हो। ठीक है, कह रहा आई डिफर डैश यू डैश दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफर विथ यू मतलब तुमसे अलग नहीं होना, तुम्हारे ओपिनियन से अलग होना, मेरा ओपिनियन जो है तुमसे अलग है, तो डिफर विथ यू ऑन दिस क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखो ये जो चीज है यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है आई मेड हिम टू एपोलोजाइज, ठीक है, फॉर हिज रूडनेस। तो यहाँ पे तो देखते देखते समझ में आ गया ना कि मेड हिम टू एपोलोजाइज नहीं होगा, मेड हिम एपोलोजाइज होता है। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका रूल पढ़ोगे आप लोग, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम डोंट ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, तो मेक मी अंडरस्टैंड होता है, समझ में आ रहा है। तो मी प्लस में डायरेक्टली जो आपको बोलना है वो बोलो, प्रीपोजिशन नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एरर है। ये कह रहे हो ना कि अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, एक ऐसा इंसान जो किसी चीज पे अटल हो, उसको हम स्टिकलर कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टिकलर हो जाएगा उसका। स्टिकलर मतलब जो इंसान जो अपने बात पे एकदम टिका हुआ हो। फिर कह रहा है स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न्स द मैनी, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे बहुत कम लोग मिलके बहुत ज्यादा लोगों पर अधिकार जमाते हैं, उसको ओलिगार्ची कहते हैं। ठीक है, ये होता है ओलिगार्ची, इसका सही आंसर। बाकी जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, पेड कोर्सेज को आप बाई कर सकते हो या फिर आप सेपरेट क्लास को भी बाई कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वहीं पे कोर्सेज को बाई कर पाओगे। अगर आपको नहीं करने आ रहा है तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सएप करो और पूछो। इसके अलावा पेड पीडीएफ है मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, साइंस के, इवन इंग्लिश के, वोकैब के, बाकी जल्द करंट अफेयर आ जाएंगे। सबको बाई करने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई कर लो या फिर व्हाट्सएप करके पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके बताओ आपने कितने क्वेश्चन के आंसर को सही किया।